ये विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे और सारे के सारे बच्चे पढ़ करके आते होंगे। सबसे पहले क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करें और हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे कि विद्यार्थियों क्लास 9 की विज्ञान और 9वीं कक्षा की विज्ञान के अंतर्गत हमने हमारा जो पहला अध्याय था वो पूरा कर लिया था। ठीक है, पहले अध्याय के हमने प्रश्न थे उसको भी देख लिया था। प्रश्न में किसी के कोई दिक्कत हो या पूरे चैप्टर में से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, नहीं तो हमारा जो दूसरा अध्याय है 9वीं का वो है हमारे आज क्या हमारे वो है क्या हमारे आसपास क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आइए जानते हैं जो ये अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके अंतर्गत वो जानेंगे प्रिय विद्यार्थियों की पदार्थ पिछली जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, लेकिन फिर से जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, फिर पदार्थ हम किसे कहते हैं उदाहरण सहित वह, और उसके साथ साथ में पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ शुद्ध पदार्थ आया तो हम ये भी जानेंगे कि पदार्थ है वो शुद्ध होते हैं, अशुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। फिर शुद्ध पदार्थों के कितने प्रकार होते हैं, फिर अशुद्ध पदार्थ होते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, और उसके अंतर्गत अशुद्ध पदार्थ हम किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे पढ़ेंगे तो शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत तत्व पढ़ेंगे, तत्व के अंतर्गत दूसरा हम पढ़ेंगे यौगिक तत्वों के जब प्रकार पढ़ेंगे तो तत्व में धातु, अधातु और उपधातु, तो इनके गुण, लाक्षणिक गुण, इनकी परिभाषाएं और इनके एग्जाम्पल, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी क्लास को दबा करके शेयर करें और जितना जल्दी और जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही हमें पढ़ाने में आसानी होगी और हमारा मकसद भी पूरा होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो निःशुल्क प्रणाली है इस निःशुल्क शिक्षण प्रणाली का सारे विद्यार्थी लाभ लें और अच्छे से अच्छे अंकों के साथ आगे बढ़े। ठीक है ना, तो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई पिछले चैप्टर में से कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। किसी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे विद्यार्थी इधर ध्यान दें, हमारे जो हेडिंग है वो है क्या पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग है वो है हमारी मैटर। क्या है? मैटर। ठीक है, मैटर यानी पदार्थ। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पदार्थ होता क्या है। तो हमने कल ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वे तत्व, क्या प्रिय विद्यार्थियों, पदार्थ में हमने पढ़ा था यानी जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, यानी जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? उसे हम कहते हैं पदार्थ। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? यानी जो स्थान घेरता है यानी किसी स्थान पर रखोगे तो उस स्थान को घेरेगा और जिसका द्रव्यमान है वो निश्चित होता है, उसे हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? उसे हम पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लें तो जैसे हवा है, उदाहरण के तौर पर देखें तो हवा है, पानी है, लकड़ी है, धातुएं हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे प्रिय विद्यार्थी पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ इस अध्याय के अंतर्गत पूछा गया है कि क्या हमारे आसपास पाए जाने वाले सारे पदार्थ शुद्ध होते हैं। तो आंसर होगा कि सारे पदार्थ है वो शुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ शुद्ध पदार्थ भी होते हैं और कुछ अशुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है। क्या है
सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि शुद्ध पदार्थ होता है वो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है उस शुद्ध पदार्थ को हम किसी भी तरह से प्रिय विद्यार्थियों उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी वह छोटे छोटे कणों से इस प्रकार बना होता है कि उसको हम चाह करके भी फिर अलग अलग उसमें कमियां या अशुद्धियां नहीं निकाल सकते, शुद्ध पदार्थ जो होता है। ठीक है, और जिनका संगठन है वो प्रिय विद्यार्थी क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे आपने देखा होगा धातु, ठीक है, सोने को देखा होगा, सोने के अंतर्गत जब सोने की आप स्टडी करोगे तो जो 24 कैरेट का सोना होता है प्रिय विद्यार्थियों, 24 कैरेट का सोना होता है, ये इतना शुद्ध होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की जो अशुद्धि है वो नहीं पाई जाती। ठीक है, अशुद्धियां नहीं पाई जाती किसी के अंतर्गत, तत्वों के अंतर्गत, तो वो क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है अर्थात जिनमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, यानी ऐसा पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है, ऐसा पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है तथा उसमें एक ही प्रकार के प्रिय विद्यार्थियों जब कण पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं किसी पदार्थ के अंतर्गत, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ध्यान रखिए। ठीक है, यानी जिसके अंदर एक ही प्रकार के कण पाए जाएंगे उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, यानी ऐसा पदार्थ जिनका संगठन है वो निश्चित होता है और उसके अंतर्गत एक ही पदार्थ के कण है, यानी वह पदार्थ होता है शुद्ध पदार्थ, वो एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर के बना होता है, यानी किसी भी प्रकार की उसमें अशुद्धियां नहीं होती है, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखा जाए विद्यार्थियों, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए जैसे सोना या एयू। ठीक है, सोना है, सोने का प्रतीक एयू होता है, चांदी है, ठीक है, एजी, और कॉपर है, च्यू। ठीक हो, ये सारे पदार्थ है या धातु हैं वो क्या है, शुद्ध पाई जाती है। हाँ, ऐसा जरूर है कि इनके साथ अशुद्धियां मिलती नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब इसकी शुद्धता की बात करें, जब एक प्योरिटी की बात करें, तो ये प्रकृति में हमेशा शुद्ध मात्रा में पाए जाते हैं। फिर मानव अपने अपने हितों के लिए, अपने अपने काम के लिए, अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें जरूर मिलावट कर सकता है, इनको मिक्सिंग कर सकता है, लेकिन प्रकृति में ये जब मिलती है तो ये सारी धातुएं क्या होती है, शुद्ध पाई जाती है। ठीक है, जहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अब ध्यान देना, शुद्ध पदार्थों के संगठन को या प्रकृति के आधार पर हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ के अलग अलग प्रकार प्रकृति में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से अलग अलग प्रकार है प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुद्ध पदार्थों के प्रकारों की बात करें तो पहला है वो प्रिय विद्यार्थियों, प्रकार में से किसके, शुद्ध पदार्थों के प्रकार की बात करें तो प्रकार में पहला है क्या है, तत्व। क्या है, तत्व। तत्व को हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट। ठीक है, तत्व या एलिमेंट। अब ध्यान देना सबसे पहले कि तत्व होता क्या है, बहुत ही अच्छा पाठ है, इंटरेस्टिंग पाठ है। ठीक है, तत्व किसे कहेंगे हम, तो तत्व की जब परिभाषा की बात करें विद्यार्थियों तो तत्व की परिभाषा में ऐसे पदार्थ जिनको रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, यानी शुद्धता की कसौटी देखी जाए तत्व तो तत्व 100% शुद्ध पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं, 100% शुद्ध पदार्थ होते हैं। कौन, तत्व, क्योंकि इसको आप रासायनिक दृष्टि से, रासायनिक विधियों से और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा
इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिन्हें हम रासायनिक विधियों द्वारा ऐसे पदार्थ जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जाता। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें हम रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते या नहीं तोड़ा जाता, उसे हम प्रिय विद्यार्थी क्या कहेंगे, उसे तत्व कहते हैं। ध्यान रखना, तत्वों की बात करें तो तत्व प्रकृति में 100% शुद्ध पाए जाते हैं। ठीक है ना, तत्व जैसे आपने देखा होगा परमाणु क्रमांक जो होते हैं 1 से 30 तक, ठीक है ना, उसमें आपने देखा होगा परमाणु क्रमांक के आधार पर, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, तो ये जो तत्व है ये हमेशा शुद्ध मात्रा शुद्ध पाए जाते हैं, शुद्ध रूप में। ठीक है ना, अब आगे हम तत्व की बात करें तो तत्व को सर्वप्रथम जो तत्व शब्द है इसका उपयोग किया था प्रिय विद्यार्थियों रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और इस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने क्या किया, सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तत्व जो वर्ड है इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक है वो रॉबर्ट बॉयल हैं। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तत्व शब्द है वो किसने दिया था, तो आप लिखोगे रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है ना, जिन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फिर एक फ्रांस के नए रसायन शास्त्री आते हैं, फ्रांस के नए रसायन शास्त्री आते हैं मेरे विद्यार्थियों, वो कौन है, कहाँ के, फ्रांस के रसायन शास्त्री, फ्रांस के एक रसायन शास्त्री है जिनका नाम है प्रिय विद्यार्थियों वह है एंटोनी लॉरेंट लवाजिए। एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। ठीक है, यानी फ्रांस के एक रसायन शास्त्री हैं जिनका नाम है एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। ये जो वैज्ञानिक रसायन शास्त्री थे, यानी केमिकल जो केमिस्ट्री है इसके क्या थे, महान ज्ञाता थे या महान विद थे। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो तत्व है इस तत्व की डेफिनेशन के बारे में बताया। यानी इससे पहले फ्रांस के जो वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए हैं, इनसे पहले इस तत्व के बारे में प्रकृति में कोई नहीं जानता था, किसी को भी ऐसा पता नहीं था कि तत्व की डेफिनेशन होती है। ठीक है, सब तो ये जरूर किया था किसने, रॉबर्ट बॉयल ने, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन ये जैसे फ्रांस के रसायन शास्त्री एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए आए तो इन्होंने इस तत्व की डेफिनेशन को दुनिया के सामने रखा और उन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ जिन्हें हम रसायन विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, या सरल अणुओं में नहीं तोड़ सकते उसे हम तत्व कहते हैं। इस डेफिनेशन पहली बार किसने दी थी, ये फ्रांस के रसायन शास्त्री थे एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। ठीक है ना, हाँ, अब हम आगे बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो तत्वों को साधारणतः 3 भागों में बांटा गया है। तत्व है वो आगे जाकर के प्रिय विद्यार्थियों कितने भागों में बांटते हैं, तत्व आगे जाकर के 3 भागों में बांटते हैं अध्ययन की सहूलियत की दृष्टि से। ठीक है ना, अब आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से भाग हैं जिनकी हम चर्चा करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो सबसे पहले जो तत्व है इसको तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व के प्रकार। ठीक है, तो तत्व के प्रकारों की बात करें तो तत्व मूल रूप से प्रिय विद्यार्थियों 3 प्रकार से बांटे गए। कितने प्रकारों में, 3 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, पहला है धातु और दूसरा है अधातु। अधातु भी क्या है, ये तत्व का रूप है। ठीक है, और तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों वो है उपधातु। अब ध्यान देना, धातु, अधातु और उपधातु, इस अध्याय में ये भी जानेंगे कि धातु क्या है, धातुओं के लाक्षणिक गुण क्या होते हैं, अधातु क्या है उसकी परिभाषा क्या है, उसके लाक्षणिक गुण क्या होते हैं, और उपधातु क्या है, उपधातुओं की
परिभाषा और उनके लाक्षणिक गुण क्या है, क्योंकि ये जो धातु, अधातु और उपधातु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम की दृष्टि से आपसे 1-1.5 नंबर की परिभाषा एग्जाम्पल सहित पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ में पूछा जा सकता है कि धातुओं के अभिलाक्षणिक गुण क्या है, बताइए, ठीक है ना। तो अभी आपको धातुओं के अभिलाक्षणिक गुण लिखने पड़ेंगे। तो हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तत्वों को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों धातु क्या है, सबसे पहला है वह धातु। धातु या इंग्लिश में हम बात करें तो प्रिय विद्यार्थी मेटल, क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, ठीक है। अब इस धातु की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग मत था, अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने अलग अलग परिभाषाएं दी थी, मगर माने परिभाषा वो ये कहती है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनावेशित हो जाते हैं, वे सारे सारे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आवेश कौन सा आता है, धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आवेशित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें धातु, उन्हें धातु कहते हैं, ठीक है। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनावेशित हो जाते हैं या धनायन आवेश लाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। धातुओं के उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो प्रकृति में बहुत सारे धातु, अभी विद्वान है विद्यार्थी आपने देखा होगा लोहा, ठीक है, जिसको हम आयरन कहते हैं, जिसका एफ की प्रतीक होता है। लोहा एक धातु है, क्या है, धातु है। सोने की बात करें, सोना जिसको अर्जेंटम कहते हैं, जिसका प्रतीक होता है एयू, ये सोना भी एक क्या धातु है, ठीक है। अब आगे हम बात करें चांदी की, तो चांदी जिसको हम कहते हैं सिल्वर, ठीक है, लेकिन इसका जो प्रतीक है वो है एजी, क्या है, एजी, ठीक है। तो उसके अलावा आप देखेंगे जैसे कॉपर, क्या है, कॉपर जिसका प्रतीक है सीयू, और कॉपर का हिंदी में होता है तांबा, ठीक है। कई बार हम बेसिकली यहाँ जैसे एल्यूमिनियम होता है उसको जनरली कॉपर कहते हैं। जैसे पोल है, बिजली के पोलों के साथ जो तारों का कनेक्शन होता है वो तारें सिल्वर जैसे रंग में होती है, ठीक है ना। तो उसको हम एल्यूमिनियम, वैसे जनरली वो एल्यूमिनियम की होती है लेकिन हम उसको कॉपर की तार बोलते हैं, ठीक है। घर में बाल्टियां वगैरह कुछ एल्यूमिनियम होती है, उसको हम कॉपर की बाल्टियां बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कॉपर है वो तांबे को अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में हम प्रिय विद्यार्थी क्या कहेंगे, तांबा कहेंगे, और तांबे का अंग्रेजी जो रूप है इसका हम जिसे हम कहते हैं कॉपर, लेकिन हम जिसे वास्तविक कॉपर कह रहे हैं वो कॉपर नहीं है, वो क्या है, वह एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम। तो आज के बाद आप विद्यार्थियों ध्यान रखना, घर जाकर के जो आपके घरों में बाल्टी थी और आप कॉपर की बाल्टी से बोलते थे, वो अब कॉपर की बाल्टी नहीं है, किसकी है, एल्यूमिनियम की बाल्टियां हैं, ठीक है ना। और कॉपर की बाल्टी कौन सी होगी, कॉपर के जो लोटा, तांबे का जो लोटा है, तांबे की जो थाली है, तांबे की जो बाल्टी है, उसको हम कहेंगे कॉपर की। क्यों, क्योंकि तांबे को अंग्रेजी में हम कॉपर कहते हैं। जहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है किसी प्रकार का तो मुझे बताइए, ठीक है। तो ये तो होगी धातु की परिभाषा, ठीक है। अब जब धातु की परिभाषा होगी प्रिय विद्यार्थियों, तो अब अगला है हमारा कि धातुओं के लक्षण। ऐसे कई पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि वह पदार्थ धातु है या वह अधातु है या उपधातु है, ठीक है। तो हम धातुओं के अभिलाक्षणिक गुण, हेडिंग होगी हमारी धातुओं के अभिलाक्षणिक गुण। धातुओं के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। धातुओं के अभिलाक्षणिक गुण की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे पहला गुण है कि धातु है वो हमेशा चमकीले होते हैं, ठीक है। या सबसे पहले हम बात करें धातु कठोर होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका, धातुओं में कठोरता पाई जाती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा धातु है वो बिल्कुल कठोर होते हैं, जिस किसी के ऊपर गिरते हैं वहां घाव कर देते हैं, ठीक है। धातुओं में
कठोरता पाई जाती है। ये धातुओं का क्या है, पहला गुण है। ठीक है, उसके बाद में कठोर धातु को जैसे किसी आरी पत्ती से या किसी मशीन से काटते हो तो अंदर आप देखते हो अंदर की सतह में क्या पाई जाती है, चमकने लगते हैं धातु। तो हम कह सकते हैं धातुओं में चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। देखेंगे धातु को काट करके किसी मशीन से या किसी आरी की सहायता से तो धातु अंदर से चमकने लगते हैं। इसका मतलब हुआ कि धातुओं में क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, धात्विक, हाँ धात्विक चमक पाई जाती है धातुओं। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो आगे। और गुण क्या है, तीसरा, तीसरा गुण है प्रिय विद्यार्थियों, धातु हमेशा, ये हमेशा आघात वर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं, आघात वर्धनीय। अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थी, जो शब्द हम लिख रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है, आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों कि जब भी इसके ऊपर चोट मारते हैं या दाब बढ़ाते हैं इसके ऊपर तो निश्चित रूप से ये है वो आकार जैसा देना चाहते हैं वो मनचाहा आकार डाल सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे ही इसको पिटाई करोगे, आपने देखा होगा लोहार को, लोहार हथौड़े के माध्यम से लोहे को बहुत ज्यादा समय तक पीटता है तो वो मनचाहा आकार दे सकता है। किसी की कुल्हाड़ी बना सकता है, किसी का फावड़ा बना सकता है, तगारी भी बना सकता है और कुछ भी बर्तन, यानी मनचाहा आकार से दे सकता है। बार बार पीट पीट करके जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं आघात। आघात का मतलब बार बार ऊपर से आघात देना। तो आघात वर्धनीय का मतलब जैसे ही आघात देते हैं, बाहर से ऊपर से पीटते हैं तो ये अलग अलग आकार लेता रहता है। हम मनचाहा आकार भी इसको दे सकते हैं। किसको, धातुओं को, चाहे कोई भी लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, जैसे कई सारी चीजें बना रखी है। सोनार को देखा होगा अंगूठियां बनाता है, ठीक है ना, कभी कभार आड़ है उसका निर्माण करता है, कभी ये झुंगरी वगैरह जो भी अलग अलग अपनी मनचाही आकार से ढाल देता है। क्यों, क्योंकि ये धातुओं का गुण है कि वो आघात वर्धनीय होते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट, नहीं तो अगला है प्रिय विद्यार्थियों, वो है धातुओं में, धातु है प्रिय विद्यार्थियों वो रंगीन प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के, रंगीन प्रकृति के। ठीक है, यानी धातुओं में रंग पाए जाते हैं। ठीक है, और अगला गुण है प्रिय विद्यार्थियों वह है धातुओं में तन्यता पाई जाती है। क्या है, धातुओं में तन्यता पाई जाती है। ठीक है, इस तन्यता का मतलब क्या हुआ, तन्यता का मतलब हुआ इस धातु में इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि धातु को दोनों साइड पकड़ करके खींचोगे तो धीरे धीरे ये तार का रूप ले लेगा। आपने देखा होगा जब हम कच्ची दीवार बनाते थे घरों के पीछे तो उसमें एक लोहे की तार यूज लेते थे। वो लोहे की तार प्रकृति में ऐसी कैसी नहीं थी, उसको लोहे के टुकड़े में से मशीनों के माध्यम से तान तान करके यानी खींच खींच करके बनाया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुओं के अंदर तन्यता का गुण विद्यमान होता है या तन्यता का गुण पाया जाता है। इसकी वजह से तार वगैरह आसानी से हम खींच करके बना सकते हैं। ठीक है, अगली हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो धातुओं के अंदर अगला जो गुण है ये विद्युत के सुचालक होते हैं। किसके, विद्युत के सुचालक। विद्युत के सुचालक का मतलब हुआ प्रिय विद्यार्थियों कि इसमें विद्युत प्रवाहित हो आसानी से और बहुत तेजी से हो सकती है। आपने देखा होगा जैसे जितने भी घरों में हमारे स्विच लगे हुए इन घरों की स्विच में से कोई लोहे की वस्तु या सोने की या चांदी की या पीतल की, तांबे की, किसी की कांसे की डालोगे तो आपको करंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत विद्युत प्रवाहित होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत है वो प्रवाहित होती है जिसकी वजह से आपको करंट आने लगता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुएं जितनी भी होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। आपने देखा होगा जो पोलों पर मैंने अभी उदाहरण दिया था कि तारें लगी हुई है जितनी भी, ठीक है ना, हाँ बिजली वाली, ये तारें सारी सारी धातु की बनी है। किसकी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी एक धातु है। क्यों बनी हुई है, क्योंकि एल्यूमिनियम है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी आसानी से उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है। अब दिमाग में आता है कि एल्यूमिनियम की तारें ही क्यों बनाई जाती, दूसरे धातुओं की क्यों नहीं बनाई जाती। क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है इसमें थोड़ा लचीलापन पाया जाता है, इसलिए ये सर्दी में और गर्मी दोनों में अनुकूल होती है। इसलिए ज्यादातर जो ओपन तारें होती है वो एल्यूमिनियम की ही बनी होती है। दूसरी जो बड़ी बड़ी केबलें होती है उस केबलों के अंतर्गत भी एल्यूमिनियम का धातु है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं धातुओं में धातु होते हैं वो सारे सारे विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत
आप जैसे लिखते हैं पेंसिल से, पेंसिल को देखा होगा, पेंसिल के अंतर्गत जो धातु होता है वो शीशा होता है, ठीक है ना। तो शीशे को पेंसिल किसी भी होल के अंदर या स्विच के अंदर डालोगे और पीछे हाथ टच हो गया तो याद करोगे कभी कि हमने भी कहीं डाली थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो शीशा होता है वो एक मेटल है और शीशा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? शीशा विद्युत का सुचालक होता है। और शीशा विद्युत का सुचालक होने की वजह से आपको करंट आने लगता है वहां से, इसलिए पेंसिल कभी भी स्विच के अंतर्गत ना डालें, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखें। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लापरवाही करोगे तो वहां महंगी पड़ सकती है आपके लिए, ठीक है, इसलिए उन चीजों का विशेष ध्यान रखें। अगली हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, धातु हमारा हो गया, अगला है वह है अधातु। ये किसकी बात हो रही थी? ये शुद्ध तत्वों की बात हो रही, ठीक है ना। प्रकृति में जो पदार्थ है वो किन रूप में पाया जाता है? एक तो तत्व, शुद्ध शुद्ध पदार्थ दो रूपों में पाया जाता है, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व की हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो तत्व आगे जाकर के कई भागों में बनता है, तीन भागों में बनता है, पहला धातु, अधातु और उपधातु। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यौगिक, ठीक है। यौगिक है वो भी प्रकृति में क्या है? शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। धातु हो गया प्रिय विद्यार्थियों। अब हम पढ़ेंगे अधातु, नॉन मेटल। अब क्या पढ़ेंगे? अधातु, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है प्रिय विद्यार्थियों की जो अधातु है, ये अधातु की परिभाषा क्या होगी? तो हम कहेंगे, जब धातु की परिभाषा कह रहे थे तो वे प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनावेशित हो जाते हैं या धनायन बनते हैं, उसे हम धातु कह रहे थे। तो यहाँ ठीक इसका उल्टा होगा। क्या होगा? क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर, ठीक है, वहां धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेशित हो जाते थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। भाई किसी से उधार लेंगे तो ऋण आवेशी यानी कर्जदार हो जाएंगे, नहीं तो उसको हम कहते हैं ऋणी, ठीक है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋण आवेशित हो जाते हैं। कैसे ऋण आवेशित हो जाते हैं? उसे प्रिय विद्यार्थियों, उसे अधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आवेशित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें अधातु कहते हैं, ठीक है। तो अधातु, उदाहरण के तौर पर देखें प्रिय विद्यार्थियों अधातुओं को, तो है क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है। इस प्रकार के ये जो तत्व होते हैं ये क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉनों का आपने देखा होगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस, फ्लोरीन के ऊपर माइनस, ब्रोमीन के ऊपर माइनस, यानी माइनस चिन्ह होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं जब साझा बंध बनाते तब, ठीक है ना। हाँ, ये आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये धातु हमने अधातु पढ़ लिया परिभाषा में, तो अधातुओं के भी अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो अधातुओं के अभिलाक्षणिक अधातुओं के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। अधातुओं के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ या तत्व अधातु है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहला है प्रिय विद्यार्थियों अभिलाक्षणिक गुण में कि इसमें अधातु में चमक नहीं पाई जाती है, चमक का अभाव होता है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपकी किताब वाले ने क्या दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं।
ये पाठ है या ये चैप्टर है आपका बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। ठीक है, और उसके साथ साथ में लकड़ी है, ये उदाहरण है आदि। ठीक है, हम समझ सकते हैं। अब ध्यान देना, इसमें पहला गुण है कि इसमें धात्विक चमक थी वो धातुओं में, लेकिन इसमें से किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। कह सकते हैं कि इसमें चमक का अभाव होता है पूर्णतः। ठीक है ना, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती। आपने देखा होगा लकड़ी को, लकड़ी कभी चमकती है, जब उसके ऊपर पॉलिश करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सामान्य लकड़ी को कभी चमकते देखा नहीं, चमकती है। ठीक है, और उसके अलावा ब्रोमीन फ्लोरीन वगैरह ये आपने देखी होगी कभी, तो इसको भी देखोगे तो ये चमक नहीं रही होती है। ठीक है ना, तो यानी इसमें चमक नहीं पाई जाती, किसमें? अधातु में। और दूसरा है इसमें गुण, प्रिय विद्यार्थियों, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। खास गुण है इसमें। ठीक है, क्या होता है? ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब ध्यान देना, भंगुर प्रकृति क्या होती है? भंगुर प्रकृति का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब भंगुर प्रकृति का मतलब होता है कि जैसे इसके ऊपर आप प्रेशर लगाओगे या आघात दोगे या ऊपर से पीटोगे तो निश्चित रूप से अलग अलग टुकड़ों में बन जाएगा, यानी छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाएगा। इसको कहते हैं, किसी भी पदार्थ को बाह्य आघात देने के फलस्वरूप पदार्थ का छोटे छोटे कणों में या टुकड़ों में विभाजित होना या बिखर जाना, ये क्या कहलाता है? भंगुर प्रकृति कहलाती है। ठीक है ना, और यही गुण भंगुरता कहलाता है। तो इसमें भंगुर, ये जो है ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है ना, हाँ, ऊपर से थोड़ा सा आप हल्का सा प्रेशर दोगे या आघात लगाओगे तो निश्चित रूप से ये टूट जाते हैं। और इनका घनत्व है वो सामान्य कम होता है। आपने देखा होगा क्या प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी अधातु हैं इन अधातुओं का घनत्व हमेशा हमेशा कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो पत्थर होता है, पत्थर को आप पानी में डालोगे तो प्रिय विद्यार्थियों पत्थर पानी में डूब जाएगा, लेकिन लकड़ी की पट्टी या वगैरह कुछ लकड़ी आप पानी में डालोगे तो लकड़ी आप देखोगे कि लकड़ी डूबती नहीं है। वो लकड़ी समुद्र हो, तालाब हो या कुआं हो, कुछ भी हो, पानी के अंदर तैरती रहती है। किसी बर्तन में डालोगे तो भी लकड़ी तैरती होगी। आप घर जाकर के प्रयोग कर लेना, लकड़ी का टुकड़ा लेना और पानी में भरी बाल्टी के अंदर आप डाल देना। आप पेंदे में प्रेस करके पेंदे में पहुंचाओगे, हाथ ऊपर करोगे तो फिर वो सतह पर आ जाएगा। क्यों? क्यों में इसके अंतर्गत या इसका जो घनत्व है, क्या इसका प्रिय विद्यार्थियों घनत्व है वो कम होता है, यानी इनका घनत्व कम होता है। किसका? अधातुओं का घनत्व हमेशा हमेशा कम होता है, और इनके कम घनत्व की वजह से प्रिय विद्यार्थियों क्या है, ये पानी पर आसानी से तैरते हैं। ठीक है, घनत्व का मतलब क्या होता है? एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या को ही हम घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका घनत्व होता है वो बिल्कुल कम होता है। इस कम घनत्व की वजह से पानी पर आसानी से तैरते हैं। ठीक है, और इनका गलनांक है प्रिय विद्यार्थियों वो भी कम होता है। क्या है? इनका जो गलनांक है वह भी बिल्कुल कम होता है। गलना का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को बाह्य ताप देने पर या उष्मा देने पर पदार्थ को गलना प्रारंभ कर देता है, तो उसे हम कहते हैं गलनांक। ठीक है, तो इसका गलनांक बिंदु है वो भी कम होता है। किसकी अपेक्षा? धातुओं की अपेक्षा। धातुओं को ज्यादा देर गर्म करोगे तो पिघलेगी, और इनको थोड़ा सा हल्का टेम्परेचर दोगे तो ये पिघलना या टूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, उसके अलावा अगली हम गुण की बात करें तो ये खास गुण है इसका, ये जो अधातु हैं ये विद्युत की कुचालक होती है। किसकी? विद्युत की कुचालक होती है।
ध्यान दीजिए। और इसका खास उदाहरण है वो लकड़ी के साथ साथ में प्रिय विद्यार्थी प्लास्टिक को भी लिख देना। ये प्लास्टिक भी क्या है, अधातु है। और जितने भी आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल आइटम है, ये इलेक्ट्रिकल आइटम या तो लकड़ी के बने होते हैं ऊपर से, जैसे बोर्ड वगैरह लकड़ी के हैं, और इसके स्विच है वो प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये विद्युत के क्या होते हैं, कुछ चालक होते हैं। जितनी भी अधातु हैं ये विद्युत की कुछ चालक होती है। प्लास्टिक के टुकड़े को भी आप कहीं फेंकोगे पानी में तो ये भी आसानी से पानी में तैरता है डूबने की बजाय। कारण क्या है कि इनका घनत्व है वो कम होता है। जिस भी पदार्थ का घनत्व कम होता है वह पदार्थ हमेशा तैरता है, और जिसका घनत्व अधिक होता है यानी एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्यादा होती है उसे हम घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो घनत्व जिसका अधिक होगा वो पानी में डूबेगा, घनत्व जिसका कम होगा पानी में तैरेगा हमेशा हमेशा के लिए। जहां तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए। और रंगों की बात करें, खास इंपोर्टेंट नहीं है, ये रंगीन भी होते हैं लेकिन इसमें अलग अलग रंग पाए जाते हैं। कोई किस रंग का होता है, कोई किस, यानी रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है ना। अब अगली हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों उपधातुओं की। हम पढ़ रहे थे तत्व, ठीक है, और ये तत्वों की क्या है, प्रकार है प्रिय विद्यार्थियों। जहां तक किसी को डाउट है, अब अगला है वो क्या है, वो है उपधातु। जब धातु अधातु दोनों पढ़ लिए तो इन दोनों के जो गुण जिसके अंतर्गत पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उपधातु कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं सब मेटल, सब मेटल उपधातु। अब उपधातु किसे कहेंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातुओं के भी गुण होते हैं और कुछ अधातुओं के गुण दोनों के विद्यमान होते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। यानी दोगली प्रकृति जो दोहराता है दर्शाता है उसे हम उपधातु कहते हैं। तो हम कहेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं उन्हें हम उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के भी गुण पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थों को, ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, उपधातु कहेंगे। और उपधातुओं के अंतर्गत आप देखोगे प्रिय विद्यार्थियों तो ये इसके जो अभिलाक्षणिक गुणों की बात करें, इसके उपधातुओं के अभिलाक्षणिक गुणों की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो उपधातुओं के जो अभिलाक्षणिक गुण है प्रिय विद्यार्थियों, वो उपधातुओं के गुण क्या है। तो सबसे पहला जो गुण है उपधातुओं का कि ये विद्युत के क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ये विद्युत के अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना। अर्धचालक होते हैं, यानी उपधातु है वो विद्युत के अर्धचालक होते हैं। धातु क्या थे, चालक थे, उपधातु थे वो कुचालक थे। तो चालक और कुचालक का जो मिडल पॉइंट है उसको कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब है करंट होगा मगर हल्का हल्का होगा, ठीक है ना। हाँ, विद्युत प्रवाहित तो होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी धातु में होती है, और इतनी भी ऐसी भी नहीं होगी कि अधातुओं की तरह बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना। यानी मिडिल पॉइंट होगा। ये विद्युत के अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अगला जो इसका गुण है, इसमें भंगुरता पाई जाती है। भंगुरता का मतलब होता है विद्यार्थियों, भंगुरता पाई जाती है। भंगुरता का मतलब होता है कि इसमें हल्का सा आघात लगाओगे तो भी ये टूट चकनाचूर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें अगली बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो धातुओं में चमक फुल पाई जाती थी, अधातुओं में बिल्कुल भी चमक नहीं थी, ठीक है। इसमें हल्की सी चमक पाई जाती है। क्या, हल्की सी चमक भी
पाई जाती है। ठीक है, किसमें? उपधातुओं के अंतर्गत। तो ये उपधातुओं का एक अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण की बात करें तो बोरोन है, क्या है? बोरोन है। और बोरोन के साथ साथ में क्या है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम के साथ साथ आर्सेनिक है। ये सारी सारी क्या है? ये सारी सारी उपधातु है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? उपधातु है। ठीक है, यानी बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सारी सारी क्या कहलाती है? उपधातु कहलाती है। ठीक है, यानी वे पदार्थ या वे तत्व जिनमें धातु और अधातुओं के दोनों के अभिलाक्षणिक गुण उपस्थित होते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। आगे किधर? आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है यौगिक। हम जब शुद्ध तत्वों की बात कर रहे थे प्रिय विद्यार्थियों कि शुद्ध पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो हमने कहा था सभी के सभी पदार्थ शुद्ध नहीं होते हैं। कुछ एक पदार्थ शुद्ध पाए जाते हैं और कुछ एक पदार्थ होते हैं वो प्रकृति में हमेशा अशुद्ध रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थों में हमने पहला पढ़ा तत्व, और दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों वह है यौगिक। क्या है? यौगिक। तत्व के जब प्रकारों की बात आई तो तत्व है वो 3 प्रकारों से बन गए, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, इसकी हमने परिभाषा डेफिनेशन उदाहरण सहित पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थी यौगिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। ठीक है, इसे हम कहते हैं यौगिक। अब ध्यान देना, यौगिक की परिभाषा क्या है? यौगिक की परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं या निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। उस नए पदार्थ को क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थी? यौगिक कहेंगे। जब दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व निश्चित अनुपात में संयोजित होकर के एक नया उत्पाद तैयार करते हैं तो इस नए उत्पाद का नाम है यौगिक। क्या है? यौगिक। ध्यान देना, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ एक निश्चित अनुपात में, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से, कैसी क्रिया होगी? रासायनिक रूप से संयोजित होकर के, रासायनिक रूप से संयोजित होकर के नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? यौगिक कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। यानी संयोजित होकर के एक नए निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब निश्चित अनुपात में परस्पर संयोजित होकर के, रासायनिक रूप से संयोजित होकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? उसे हम यौगिक कहेंगे। ठीक है ना, तो यौगिक की परिभाषा होगी। अब यौगिक के उदाहरण जैसे देखें प्रिय विद्यार्थियों, तो उदाहरण बहुत ही आसान उदाहरण है। अब एक तो है हमारा जल। क्या है जल? ये वो जल है जिसका हम पीने में उपयोग करते हैं, H2O। ठीक है, दूसरा है नमक, और जिसका हम सूत्र है रासायनिक वो है NaCl, जहां हमने कल की क्लास में भी इसका जिक्र किया था। तो जल है, नमक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है आदि। ये सारे क्या कहलाएंगे प्रिय विद्यार्थियों? ये है यौगिक। कैसे? जैसे यहाँ आप देख रहे हो निश्चित अनुपात है, जल हाइड्रोजन के 2 अणु है, परमाणु, और ऑक्सीजन का 1 अणु है। ठीक है ना, ये मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ देखो कि कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, नमक में सोडियम का 1 है, क्लोरीन का 1 है। तो निश्चित अनुपात है इसका, किसी का कोई 2 अनुपात 1 में है, कोई 1 अनुपात 1 में है, कोई 2 अनुपात 3 में है, कोई 3 अनुपात 2 में है,
तो इस प्रकार इसका अनुपात है वो हमेशा निश्चित रहेगा, किसमें? यौगिक में। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे निश्चित अनुपात में और वो रासायनिक रूप से संयोजित होकर के कोई नया पदार्थ बनाएंगे तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे यौगिक। ठीक है, अब उदाहरण तो हमने इसके देख लिए। अब हम अगला है प्रिय विद्यार्थियों मिश्रण। अगला क्या है? मिश्रण। अगला जो हमारा टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों वह है मिश्रण। ठीक है, अब ध्यान देना, हम बात कर रहे थे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो शुद्ध पाए जाते हैं, अब कुछ जैसे पदार्थ होते हैं वो प्रकृति में अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं। तो अशुद्ध रूप में पाए जाने वाले जो पदार्थ है उसमें क्या होगा? जितने भी अशुद्ध पदार्थ होंगे प्रिय विद्यार्थियों, जो अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो ये अशुद्ध पदार्थों में कभी भी इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कभी भी इनके अंतर्गत भाग लेने वाले जो यौगिक है या तत्व है या पदार्थ है उनका कभी भी अनुपात निश्चित नहीं होता अशुद्ध में, एक तो। ठीक है, और दूसरी बात है कि अशुद्ध होंगे तो उसको हम छान करके अलग कर सकते हैं। जैसे शुद्ध थे उनको हम रासायनिक रूप से छान करके कभी भी उसके अंतर्गत अशुद्धियां अलग नहीं कर सकते, लेकिन अशुद्ध जितने भी पदार्थ होंगे वो सारे के सारे हम उसका शुद्धिकरण करके वापस अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा पानी। ठीक है, पानी के साथ में जब रेत मिलती है तो ये मिश्रण बन जाता है। ठीक है, अब मिश्रण को आप किसी भी विधि से यानी छनन विधि से यानी छान करके भी इसको पानी को रेत को अलग कर सकते हो। उसके अलावा और भी कई विधियां हैं जिसके माध्यम से पानी और रेत दोनों को अलग कर सकते हो। यानी कह सकते हैं कि जो मिश्रण है ये मिश्रण अशुद्ध पदार्थों का क्या है? एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ में प्रिय विद्यार्थियों क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे मिश्रण। पहला है वो क्या है? मिश्रण। तो हेडिंग डालेंगे ये मिश्रण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है? अब ध्यान देना, जब मिश्रण की बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, लेकिन पदार्थ है वो अपना अपना गुण है वो कभी भी नहीं खोएंगे। यानी जैसे हैं वैसे के वैसे उसके अंतर्गत घुल मिल करके बैठे रहेंगे। जब भी किसी को उसको अलग अलग करने की जरूरत पड़ी तो आसानी से वो अलग हो सकते हैं, यानी इसमें रासायनिक क्रियाएं नहीं होती है। ठीक है, और इस प्रकार के जो विलयन होता है या इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको हम कहेंगे मिश्रण। क्या कहेंगे? मिश्रण। तो हम परिभाषा में लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा संयोजन प्रिय विद्यार्थियों, कैसा संयोजन? ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक घटक अलग अलग अपना, जिसमें प्रत्येक घटक अलग अलग, प्रत्येक घटक अलग अलग क्या करता है? अलग अलग अपना गुण बनाए रखे, अपना गुण है वह बनाए रखता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक घटक अलग अलग अपना अपना गुण बनाए रखता है, उन्हें भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जाता है, बनाए रखता है, तथा इन्हें भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक का मतलब बाह्य रूप से, ठीक है, भौतिक विधियों द्वारा आसानी से, भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जाता है, आसानी से अलग किया जाता है, उसे उसे क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? उसे मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण कहा जाता है।
ध्यान देना, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक घटक अलग अलग अपना गुण बनाए रखता है और उन्हें भौतिक विधियों के माध्यम से आसानी से आप अलग या पृथक कर सकते हो, तो ऐसे घोल को हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थियों देखोगे तो जैसे नमक व पानी का घोल, और नमक के अंतर्गत जब पानी मिलाते हो और फिर उसको सुखाओगे तो पानी है वाष्पीकरण के माध्यम से उड़ जाएगा और पीछे नमक है बच जाएगा, यानी आसानी से उसको भौतिक रूप से अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो नमक और पानी का जो घोल है वो आपका एक मिश्रण का अच्छा सा उदाहरण है। दूसरा है रेत प्लस पानी। रेत और पानी है, ये भी एक अच्छा मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों घटक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और इसको भौतिक विधि से यानी छान करके, हाथों से या कपड़े से किसी से छान करके आसानी से पानी और रेत को अलग कर सकते हो। इसका मतलब होता है ये भी एक मिश्रण का क्या है? अच्छा सा उदाहरण माना जाता है। दूसरा आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, हवा। क्या जो हवा है, ये हवा भी इस मिश्रण का अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हवा के अंतर्गत बहुत सारी गैसें होती है, गैसों का मिश्रण ही हवा कहलाता है। जैसे हम जिसे हवा कहते हैं तो इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी विभिन्न प्रकार की गैसों का जो मिश्रण है प्रिय विद्यार्थियों, वो मिश्रण ही क्या कहलाती है? हवा। तो इस मिश्रण को भी आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से अलग अलग कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये था हमारा आज की क्लास के टॉपिक, और कल हम इससे आगे पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों। क्या पढ़ेंगे? आपकी बुक्स में क्या दे रखा है? मिश्रण को हमने पढ़ लिया है। मिश्रण के बाद में कल हम पढ़ेंगे विलयन और विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता के बाद में हम पढ़ेंगे निलंबन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, और कोलाइडी विलयन की परिभाषा। उसके बाद में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, यानी पदार्थों में पाए जाने वाले भौतिक व रासायनिक पदार्थ कौन से, कोलाइडी के गुण होते हैं, और तत्व के बारे में तो हमने पढ़ लिया। फिर कल आपकी क्लास है वो दूसरा चैप्टर भी कल की क्लास में पूरा हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। दबा करके इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपका नाम क्या है, आप किस कक्षा में और किस विद्यालय से, ठीक है। इस प्रकार आप कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको जल्द ही सारा कोर्स करवाएंगे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।